नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा यह लेक्चर सेकंड रहने वाला है एमसीक्यू सीरीज का। तो आप सभी ने अच्छे से सपोर्ट दिखाया, इसी प्रकार से आप प्यार दिखाते रहिएगा। और जो विद्यार्थी अभी भी कोर्स को लेकर के इंक्वायरी करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं उनको जानकारी दे दूँ कि बिहार स्टेट के लिए आपका कोर्स ऐप पर ऑलरेडी चल रहा है। काफ़ी विद्यार्थी ज्वाइन भी कर चुके हैं, अच्छे से अपनी तैयारियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बिहार स्टेट म्यूजिक के लिए आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ से यह कोर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें हम आपके लिए फुल सिलेबस कवर करवाने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। और जो विद्यार्थी अभी भी तैयारी नहीं किए हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको हर एक लेक्चर का नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि स्टेट के पैटर्न पर रहेगी। चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। तो जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए फीस रखी गई है 521 रुपये। आपको हमारा शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। शिक्षा प्लानेट के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकती हैं। तो जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। देखिए, हमारी सीरीज चल रही थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है। देखिए, यहाँ से हमने पिछली सेशन में 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, उससे आगे के आज हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज हमारी 1000 प्लस क्वेश्चनों की चल रही है, यानी कि इसमें हम 1000 प्लस आपको क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। जो विद्यार्थी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है। देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था बातज ध्वनि, आज हम बात करेंगे पितज ध्वनि के बारे में। तो आपको बताना है मधुर तथा सुकुमार, गंभीर तथा घनशील, उच्च तथा रुच्च, या फिर आपकी मिश्रित। तो निम्न में इसमें आपको बताना है पितज ध्वनि कौन सी है। कमेंट करके बताइएगा सभी के सभी विद्यार्थी। जो विद्यार्थी न्यू जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी आपके साथीगण जुड़ सकें और इस शानदार सेशन का फायदा उठा सकें। जो विद्यार्थी नए हैं वह अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, क्योंकि आपको साथ ही साथ कमेंट करते हुए रहना है कि आपका जो आंसर है वह क्या रहने वाला है, और लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका आपका राइट आंसर रहने वाला है गंभीर तथा घनाशील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, पिछले हमने बात किया था बातज के बारे में। तो बातज क्या होता है आपका, उच्च तथा रुच्च ध्वनि, ये आपकी बातज ध्वनि होती है। आपकी पितज ध्वनि होती है गंभीर तथा घनाशील। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करते हैं, महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है 66 है, 21, 22 या फिर 7। तो आपकी कितनी रहने वाली है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आपको कोई भी इस सेशन में आपको सुधार की अगर लगता है गुंजाइश है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे और आपके लिए अच्छे से यह सेशन अरेंज कर पाएँ। तो देखिए, महर्षि भरत जी ने श्रुतियों की संख्या 22 बताई है। कितनी बताई है, 22। तो यहाँ पर आपकी टोटल 22 श्रुति हैं भरत जी के अनुसार। अब देखिए, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 22 श्रुतियों से लेकर के क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आपको 22 की 22 श्रुतियों के नाम पता होना चाहिए। थोड़ा देखिए, मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रुद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी,
रम्या, उग्रा और आपका छोबड़ी। क्या है? छोबड़ी। तो इस प्रकार से आपकी टोटल 22 श्रुतियां हैं। इन 22 श्रुतियों के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए आप इन्हें रट लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो आपको श्रुति अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए श्रुतियों के बारे में। देखिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। आपको पूछ लिया जाए कि प्रसारणी किस नंबर पर आपकी रहने वाली है। इनमें से कोई एक आपको श्रुति मिल जाएगी, 3 आपको अन्य नाम मिल जाएंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से श्रुति कौन सी है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन या एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है। देखिए अभी हमने आपसे बात किया था भरत जी के अनुसार, भरत जी ने कितनी श्रुतियां मानी है? 22। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मतंग जी के अनुसार, तो मतंग जी के अनुसार कितनी श्रुतियां हैं? 22, 66, 12 या फिर 33। तो कमेंट करते हुए आपको साथ ही साथ चलना है। और जो नए अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें। और सेशन के एंड में आपको फीडबैक देना है कि आपके लिए सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है। तो आपको अपना फीडबैक जरूर देखना है। तो देखिए बात करते हैं मतंग के अनुसार सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो देखिए मतंग जी ने आपका 22 श्रुतियां मानी है, भरत जी ने भी आपका 22 श्रुतियां मानी है। ठीक है। अब देखिए मतंग जी का यहाँ से एक इन्होंने स्टार्टिंग में जो बताया था वो सिर्फ एक श्रुति बताया था। उन्होंने बोला था कि श्रुति सिर्फ एक ही है, लेकिन एक श्रुति से आपकी 22 श्रुतियां निकलती हैं। तो उनका स्टेटमेंट था कि श्रुति एक है, लेकिन एक श्रुति से आपकी 22 श्रुतियां निकलती हैं, तो कुल आपकी 22 रहती हैं। ये स्टेटमेंट था मतंग जी का। लेकिन जो भरत जी ने बोला था, उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि 22 श्रुतियां हैं, 22 श्रुतियों के उन्होंने नाम भी दिए थे। अब देखिए आगे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भी बताए थे। अव्वल जी ने 66 भी बताए थे, और आपके अन्य विद्वान थे उन्होंने कोवल, पार्श्वदेव, अभिनव गुप्त, उन्होंने 66 श्रुतियां बताई थी। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, जब हम श्रुति पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए आपका यहाँ पर देखिए जो मैं डिस्कस कर रहा था वही क्वेश्चन आपका गया, 66 श्रुतियां किसने मानी है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है 66 श्रुतियां किस किस विद्वान ने मानी है। पंडित भातखंडे जी ने, कोहल जी ने, बृहस्पति जी ने या फिर दत्तल जी ने। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 66 श्रुतियां किस विद्वान ने मानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए 66 श्रुतियां, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोहल जी के द्वारा 66 मानी गई है। देखिए आपका कोहल है, अभिनव गुप्त हैं, आपका पार्श्वदेव जी हैं, इन्होंने आपकी 66 श्रुतियां मानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए आपकी 66 श्रुतियां किसने मानी है। 22 श्रुतियां के बारे में भी आपको बताया था, भरत और मतंग। देखिए 22 श्रुति आपके नाम से ही पता चल रहा है, भरत के 3 अक्षर हैं, मतंग के 3 अक्षर हैं। तो 3 अक्षर वाले ने 22 मानी है, कोहल, अभिनव गुप्त और पार्श्वदेव ने आपका 66 मानिया है। तो देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, देवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती हैं। अब देखिए इसके लिए 4, 3, 2, 1। तो आपको बताना है देवत स्वर की कितनी श्रुतियां रहने वाली हैं, कमेंट करके। ये जी क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको एक श्लोक बताऊंगा, चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्विध निषाद गांधारो तिस्त्री ऋषभ देवतो। तो आपका ये श्लोक है, इससे आपको पता चलेगा कि किस स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। देखिए चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, षडज मध्यम पंचमा द्विध निषाद गांधारो, तो यहाँ से निषाद और गांधार, स्त्री ऋषभ दैवत, ऋषभ और दैवत। तो देखिए इस प्रकार से आपको मैंने अभी श्लोक बताया था, चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, यानी कि षडज मध्यम पंचम की आपकी 4 द्विध निषाद गांधारो, यानी कि 2 निषाद और गांधार की हैं। तीसरी ऋषभ दैवतो, यानी कि आपकी 3 ऋषभ और दैवत की हैं। तो इस प्रकार से आपको यह श्लोक याद करना होगा, इससे आपको मालूम चलेगा कि कुल कितनी श्रुतियां हैं। तो अब आपको यहाँ से क्या पूछा है, देवत की कुल कितनी श्रुतियां हैं। तो आपको देवत यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। तो देवत की कुल कितनी श्रुतियां हैं, तो देवत की कुल आपकी 3 श्रुतियां यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अब तो आपको यह दुआ अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है।
नेक्स्ट है हमारा दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है। अब देखिए अभी आपको मैंने बताया था 3 श्रुतियों वाला, अब यहाँ पर 2 श्रुतियों के लिए क्या रहने वाला है आपका ग और नी, क्या रहने वाला है नी और ग, दो श्रुतियों के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए ऋषभ, मध्यम, गंधार और आपका दैवत। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, निषाद और आपका गंधार, यानी कि आपकी कितनी है 2-2। आप यहाँ पर देख पाएंगे गंधार की आपकी 2 श्रुति रहने वाली हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आपको किसी भी स्वर की अगर आपसे पूछ लिया जाए, षड्ज की पूछ लिया जाए, मध्यम की, पंचम की तो 4-4, निषाद और गांधार की 2-2, ऋषभ और दैवत की आपकी 3-3। तो इस प्रकार से आपकी श्रुतियां रहने वाली हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहने वाला है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, षड्ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। 15वीं, 18वीं, 16वीं या फिर 17वीं। तो आपका षड्ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है, कमेंट करके बताना है। सभी के सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए षड्ज ग्राम में आपका जो षड्ज ग्राम है इसमें आपका पंचम, देखिए पूरा का पूरा जो षड्ज ग्राम है और मध्यम ग्राम है, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। मध्यम ग्राम और षड्ज ग्राम ये दोनों एक दूसरे से अलग सिर्फ इसी पंचम स्वर के कारण होती हैं, नहीं दोनों ही सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये पंचम है आपका, इसी पंचम ने इन दोनों ग्रामों को अलग अलग कर दिया था। तो अब देखिए आपका जो पंचम स्वर है षड्ज ग्राम में किस श्रुति पर है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। किस नंबर पर आपका 17वीं श्रुति पर। अब देखिए आपका षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पर है, मध्यम ग्राम में आपका जो पंचम है ये आपका 16वीं श्रुति पर हो जाता है। कौन सी पर, 16वीं पर, यहाँ पर 17वीं पर। देखिए जब पंचम आपका मध्यम ग्राम में एक श्रुति नीचे खिसकता है, इसी को भरत जी ने प्रमाण श्रुति बोला है। क्या बोला है, प्रमाण श्रुति। तो यहाँ से आपका यह क्वेश्चन भी बन सकता है आगे कि आपका प्रमाण श्रुति भरत जी ने किसे बोला है, जो पंचम आपका मध्यम ग्राम में एक श्रुति नीचे खिसकता है उसी को भरत जी ने प्रमाण श्रुति बोला है। तो यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्यम ग्राम में आपका पंचम किस श्रुति पर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भरत जी ने प्रमाण श्रुति किसे बोला है। तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अभी मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था कि आपका जो मध्यम ग्राम है उसमें पंचम किस श्रुति पर रहता है, 15वीं, 18वीं, 16वीं या फिर 17वीं। तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 16वीं श्रुति। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था किस प्रकार से आपका रहने वाला है। आगे बात करें नेक्स्ट, षड्ज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है। अभी मैंने आपसे डिस्कस ही किया था, प्रमाण श्रुति, ग्राम अंतर श्रुति या पूर्ण श्रुति। तो इसको क्या बोला है, प्रमाण श्रुति। क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए, प्रमाण श्रुति। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बात करें नेक्स्ट को, प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया था। वेरी इंपोर्टेंट, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। तो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। मूर्छना द्वारा, सारणा द्वारा, श्रुति दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो प्रमाण श्रुति थी भरत जी ने प्रमाण श्रुति को आपका सारणा प्रक्रिया के द्वारा दर्शाया था। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए सारणा प्रक्रिया भरत जी ने की थी, उसमें उन्होंने 2 वीणा ली थी। एक वीणा का नाम था चल, दूसरी का नाम था अचल। देखिए चल वीणा को उन्होंने ध्रुव वीणा बोला था और अचल वीणा को उन्होंने ध्रुव वीणा बोला था। देखिए इस प्रकार से उन्होंने 2 वीणा ली, प्रत्येक वीणा पर 7-7 स्वरों को 7-7 स्वरों के लिए 7-7 तार स्थापित किए थे। तो इस प्रकार से आपका उन्होंने सारणा प्रक्रिया की थी, 4 प्रकार से सारणा प्रक्रिया की थी। आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए हमारा भरत की सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, देखिए
भरत जी की जो सारणा थी उसमें 7 तार थे। अब 7 तारों को उन्होंने कितनी बार उतारा था, 4, 5, 3 या फिर 1? तो आपको कमेंट करके बताना है। जो विद्यार्थी अभी न्यू जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसे प्यार दिखाइएगा। देखिए आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बस आपसे हम उम्मीद यही लगाएंगे आप वीडियो को लाइक करेंगे और 1 सेकंड में आप शेयर जरूर करेंगे, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन इसी प्रकार का कंटेंट ला सकें। तो देखिए भरत जी की जो सारणा प्रक्रिया थी उसमें उन्होंने तारों को कितनी बार उतारा था ये आपको बताना है। तो देखिए भरत जी ने तारों को 4 बार उतारा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। देखिए उन्होंने जो सारणा प्रक्रिया की थी वह 4 प्रकार से की थी। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। अगर हम पहले प्रकार की बात करते हैं, पहली जो सारणा की थी उन्होंने, उसमें उन्होंने स्वर अगर स्थापित किए थे 0, श्रुति 0, नाम रखा था प्रमाण श्रुति। देखिए आपको मैंने अभी बताया था सा म प की कितनी श्रुति थी? 4। तो इन्हीं सा म प की 4 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए भरत जी ने सारणा प्रक्रिया की थी। और सारणा प्रक्रिया में सा म प की 4 श्रुतियां थी, तो 4 बार ही उन्होंने तारों को उतारा था। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, आपका जो तारों की स्थिति थी यह सा म प के आधार पर ही रखी गई थी। आगे हम जब सारणा देखेंगे तो सारणा उन्होंने 4 प्रकार से की थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो उसमें स्वर किस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किए थे, किस श्रुति में कितने सुर आए थे, कितनी श्रुतियाँ सिद्ध हुई थी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, द्वितीय सारणा में कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इंफॉर्मेशन दे ही देता हूँ। आपकी जो पहली श्रुति थी, पहली सारणा थी, दूसरी सारणा थी, तीसरी सारणा थी, आपकी चौथी सारणा थी। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि पहली सारणा में कितने स्वरों की सिद्धि हुई थी, कितनी श्रुतियों की सिद्धि हुई थी और उसको नाम क्या दिया था। तो आपको यहाँ से बताना है कि नाम क्या दिया था। अब देखिए हम बात करें पहली सारणा के बारे में, तो पहली सारणा में 0 स्वरों की प्राप्ति हुई थी, 0 श्रुतियों की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि जब उन्होंने पहली सारणा की थी तो उन्होंने सिर्फ 1 स्वर नीचे उतारा था। अब देखिए यहाँ से नाम दिया था उसको प्रमाण श्रुति। क्या नाम दिया था? प्रमाण श्रुति। ये था पहला सारणा का आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं दूसरी सारणा में। देखिए दूसरी सारणा में उन्होंने जब स्वरों को 2 बार उतारा तो 2 स्वरों की प्राप्ति हुई थी, ग और नी की। ठीक है, 2 स्वरों की प्राप्ति हुई थी। श्रुति कितनी प्राप्त हुई थी? तो 4 श्रुति प्राप्त हुई थी। उसको नाम दिया था उन्होंने मैथी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी सारणा के बारे में। तो तीसरी सारणा में यहाँ पर 2 स्वरों की प्राप्ति होती है, रे और ध। श्रुति आपकी प्राप्त होती है 6, नाम दिया था उपमैथी। चौथी सारणा हुई थी, उसमें आपका 3 स्वर प्राप्त हुए थे, स, म और प। श्रुति प्राप्त हुई थी आपकी 12, नाम दिया था उसका प्रमाण श्रुति। देखिए भरत जी की इस प्रकार से सारणा प्रक्रिया थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। उन्होंने 4 प्रकार से सारणा की थी। देखिए उनका मतलब ये था कि 7 स्वरों को सिद्ध करना और 22 श्रुतियों को सिद्ध करना। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए 3, 2, 5, 2, 7, यानी कि 7 स्वर यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर देखेंगे श्रुतियों के बारे में तो 12, 12 6 18, 18 4 22, तो यहाँ पर 22 आपकी श्रुतियाँ सिद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सारणा प्रक्रिया इसीलिए की थी कि 7 स्वरों को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, 22 श्रुतियाँ किस प्रकार से एक सप्तक में रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपकी सारणा प्रक्रिया रहने वाली है। यहाँ से आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे कि दूसरी सारणा में कितनी श्रुतियों की सिद्धि हुई थी। तो दूसरी सारणा आपकी यहाँ पर रहने वाली है, कितनी श्रुतियाँ हुई थी?
तो 4 श्रुतियां। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब हम सारणा प्रक्रिया पढ़ेंगे, जब हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने यह स्वरों को उतारा था, किस प्रकार से उन्होंने 2 बीड़ाओं पर तार रखे थे, तारों को किस प्रकार से उन्होंने स्थापित किया था, सब कुछ चर्चा करेंगे डिटेल में। अब देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द्वितीय सारणा में कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं, तो 4। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय सारणा में कितने स्वर प्राप्त होते हैं, तो आपके 2 स्वर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तीसरी सारणा में पूछा जा सकता है कितने स्वर प्राप्त होते हैं, तो 2 होते हैं। श्रुति कितनी प्राप्त होती है, 6। नाम क्या दिया है, उपमेयति। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए आपको यह PDF मिल जाएगी, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आप, ठीक है, एप्लीकेशन पर आपको यह मिल जाएगा। आगे बात करें, तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती हैं, 22, 4, 6 या फिर 12। तो देखिए अभी मैं आपको बता चुका हूं पूरा का पूरा सारणा प्रक्रिया का पैटर्न। तो यहाँ पर पूछा हुआ है तीसरी सारणा में कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं, तो आपकी 6 श्रुतियां प्राप्त होती हैं। नाम क्या है, उपमेयति। तो यहाँ से आपकी तीसरी सारणा में कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, 6 श्रुतियां। ठीक है, आगे बात करते हैं, महर्षि भरत की चौथी सारणा से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं। तो भरत जी की हम अभी सारणा पढ़ रहे थे, तो भरत जी ने चौथी सारणा से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं, इसका आपको कमेंट करके बताना है, 12, 4, 6 या फिर 22। क्योंकि आपका मेमोरी लेवल हम देखने वाले हैं कि आपका कितना मेमोरी लेवल है। किसी विद्यार्थी को बैक नहीं करना है, कोई पीछे नहीं करेगा, आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए काफी आपने अच्छा आंसर दिया है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, महर्षि भरत की चौथी सारणा में आपकी जो श्रुतियां प्राप्त होती हैं वो होती हैं आपकी कितनी प्राप्त होती हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर चौथी सारणा में आपकी 12 कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं, तो 12 कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं, 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपको कुछ इस प्रकार से, भरत ने सारणा में कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपका सारणा प्रक्रिया से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए 4, 3, 1 या फिर 2। तो कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया था। देखिए भरत जी ने आपकी 2 बीड़ाओं का प्रयोग किया था। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने भी आपको बताया था चल बीणा, नंबर 2 आपका अचल बीणा। चल बीणा आपका अध्रुव बीणा था, इसका दूसरा नाम था अध्रुव बीणा। जो आपका अचल बीणा था इसे आपका ध्रुव बीणा बोलती है। देखिए आपका जो ध्रुव बीणा है, ध्रुव बीणा नाम कैसे पड़ा, अचल। देखिए जो ध्रुव तारा है वो अचल है, अपने स्थान पर अड़िग रहता है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ध्रुव तारा इधर उधर हलता हुआ। उसी प्रकार से जो आपकी अचल बीणा है इसको भरत जी ने बिल्कुल भी हिलाया नहीं था, इसको एक जगह सेट कर दिया था। उसके बाद जो उन्होंने स्वरों को स्थापित किया था, तारों को ऊपर नीचे किया था, श्रुतियों को ऊपर नीचे किया था, वो किया था आपका चल बीणा पर। तो चल बीणा को अध्रुव बीणा बोल दिया था। तो इस प्रकार से इनके नाम पड़े थे, दो बीणाएं थी, चल बीणा और अचल बीणा। आगे बात करते हैं, आपका भरत की प्रत्येक बीणा पर कितने तारें थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए भरत की प्रत्येक बीणा पर तारों की संख्या कितनी थी, 9, 12, 7 या फिर 15। तो आपको बताना है कितने तार थे। तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि प्रत्येक बीणा पर आपके 7 तार थे। प्रत्येक बीणा पर कितने तार थे, तो 7 तार थे। तो उन्होंने 7 तारों को बांधा था, फिर उन पर उन्होंने एक एक स्वर नीचे उतारते गए और आपका श्रुतियों की प्राप्ति होती चली गई। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करते हैं, आचार्य KCD बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया था। वेरी इंपोर्टेंट, श्रुति सारणा यंत्र, श्रुति दर्शिका, श्रुति दर्पण, श्रुति बीणा। तो देखिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे और आप एग्जाम में भी आ सकते हैं। फिर आप वहां पर जा करके फिर कुछ नहीं आप कर पाएंगे कि आप सोचेंगे कि सर ने तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं कराया। आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेवल को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं।
आपका 0 से लेकर के लेवल को थोड़ा हाई रखते हुए चल रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, आपसे बने ही बने, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि केसीडी बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया था। तो देखिए आपका जो श्रुति दर्पण है, ऑप्शन नंबर सी, श्रुति दर्पण के द्वारा केसीडी बृहस्पति जी ने आपका प्रमाण श्रुति का उदाहरण दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका श्रुति दर्पण। अब देखिए श्रुति दर्पण आपका जो यंत्र है यह किसके द्वारा आपका बनाया गया था या इसकी उत्पत्ति की गई थी, तो आपको कमेंट करके बताना है। श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताना है। श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये किया गया था आपका आचार्य बृहस्पति, पंडित सारंगदेव, महर्षि भरत या फिर ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा। तो आपको कमेंट करके बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, आचार्य बृहस्पति। क्या रहने वाला है? आचार्य बृहस्पति। तो आचार्य बृहस्पति के द्वारा आपका जो श्रुति दर्पण है इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सारणा पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियां थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपकी भरत जी, सारंगदेव जी, अहोबल जी या नारद जी, तो किसकी सारणा पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियां थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखिए जो सारंगदेव जी थे इनकी वीणा पर 22 तंत्रियां थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती थी? तो आपको बताना है जो श्रुति दर्पण है जो कि आचार्य बृहस्पति जी ने इसका आविष्कार किया था, इसमें कितनी तंत्रियां बांधी जाती थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, 5, 9, 7 या फिर 22। तो आपको कमेंट करके बताना है कितनी तंत्रियां इसमें बांधी जाती थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, 5 तंत्रियां। कितनी? 5 तंत्रियां। आगे बात करते हैं, आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? वेरी इंपोर्टेंट। श्रुति अंतराल 2, 22, 6 या फिर 3। तो कितने श्रुति अंतराल माने हैं आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए उन्होंने माने हैं 3। 3 कौन कौन से माने हैं? क, ख और ग। उन्होंने ये 3 नाम दिए थे श्रुति अंतरालों के। तो अब आगे इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या थे। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या नाम थे, क, ख और ग। ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर इन्हें ये भी बोला गया था आपका लीमा, लघु, कोमा। तो इस प्रकार से इनका नाम भी दिया था। आपका द्विशतक, त्रिशतक, चतुर्शतक की भी अलग अलग विद्वानों ने बोला था। तो हम बात कर रहे थे अभी बृहस्पति जी के द्वारा, तो उन्होंने बोला था क, ख, ग, घ। तो क्या बोला था? क, ख, ग, घ। ठीक है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल रहने वाला है? तो आपको कमेंट करके बताना है, क, ग, क, ख, घ। तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा श्रुति अंतराल कौन सा रहने वाला है। देखिए मैंने भी आपको बताया था क, ख और आपका क। तो इनमें सबसे बड़ा है आपका क, सबसे बड़ा क, सबसे छोटा ग, मध्य का आपका रहने वाला है ख। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा श्रुति अंतराल आपका ऑप्शन नंबर बी, क। सबसे बड़ा श्रुति अंतराल क्या है आपका? क। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका बृहस्पति जी की हम बात कर रहे हैं। अभी हम आगे ओंकारनाथ ठाकुर जी की बात करेंगे, तो उन्होंने अलग नाम दिए हैं। देखिए ओंकारनाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? 2, 1, 4, 3। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा हुआ है। अगर आपने ओंकारनाथ ठाकुर की सारणा प्रक्रिया पढ़ी होगी तब भी आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर देते हैं, हम उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो ओंकारनाथ ठाकुर जी हैं उन्होंने किस प्रकार से बोला है। देखिए उन्होंने 3 नाम दिए थे, लीमा, लघु और कोमा।
उन्होंने ये 3 नाम दिए थे, पहली, दूसरी और तीसरी। तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ओंकारनाथ ठाकुर जी ने सबसे जो बड़ा माना था वो मनाया था लीमा को, सबसे बड़ा, ये था उनकी तरफ से मध्य, कोमा था सबसे छोटा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ओंकारनाथ ठाकुर जी की सारणा प्रक्रिया के 3 नाम थे। इन्हें उन्होंने मेजर, माइनर और आपका सेमी, तो इस प्रकार से उन्होंने नाम दिए थे। इसका नाम उन्होंने चतुश्रुतिक दिया था, यानी कि 4 श्रुति थी, 4 श्रुतिक, 3 श्रुतिक, आपका 2 श्रुतिक। तो इस प्रकार से उन्होंने इनके नाम दिए थे। तो आपको देखिए यहाँ पर देखना है कि ओंकारनाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है, तो उन्होंने माना है तीसरा, सबसे छोटा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से ओंकारनाथ ठाकुर जी की पूरी सारणा प्रक्रिया थी, उन्होंने नाम दिए थे। देखिए जब हम सारणा पढ़ेंगे तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पूरा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कितने श्रुति अंतराल हैं, तो 3 हैं। अब देखिए इसमें से आपका कोमा है, लघु भी है, तो इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं इसको देख करके बताऊंगा टाइपिस्ट से मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन ही थोड़ा वैसा है। तो आप इसे अभी तक के लिए इतना देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि 3 नाम उन्होंने दिए थे, कोमा, लघु, लीमा। तो यहाँ पर कोमा भी है, लघु भी है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ किस प्रकार से उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके माइंड में कुछ भी इसको लेकर के सजेशन बन रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है, कोमा, लघु, लीमा या फिर खा। आपको बताना है कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है। अभी मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि सबसे बड़ा आपका कौन सा रहने वाला है। देखिए लीमा, सबसे छोटा कोमा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा श्रुति अंतराल कौन सा रहने वाला है आपका, तो सबसे बड़ा रहने वाला है आपका लीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से को ध्यान में रखते हुए यह हम सेशन लेकर के आए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। तो आपको डरना नहीं है कि सर आप किस प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है। यह अब बात कर रहे हैं आपका सारणा प्रक्रिया के बारे में। 68/100, 256/243, 25/24, 81/21, 80। तो आपको बताना है कोमा नामक श्रुति का गणितीय मूल्य क्या रहने वाला है। देखिए आपकी 3 श्रुति थी, लीमा, लघु और कोमा। तो अब देखिए आपको बताना है इनका गणितीय मूल्य क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीमा के बारे में। तो लीमा का था 256 सही 243। लघु की बात करेंगे 25/24। कोमा की बात करेंगे 81/80। तो इस प्रकार से आपका जो कोमा है इसका गणितीय सूत्र रहने वाला है 81/80। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर अब डी। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि लीमा के लिए 256 सही, 256/243, 25/24 आपका लघु के लिए रहने वाला है। किसके लिए, तो लघु के लिए। तो यहाँ से आप देख पाएंगे किसके लिए रहने वाला है। तो देखिए आपका यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अभी मैंने आपको बताया था इसे क्या बोला जाता है, मेजर टोन। इसे बोला जाता है आपका माइनर टोन। इसे बोला जाता है आपका सेमीटोन। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है। तो बृहस्पति द्वारा 4 श्रुतियों का क्रम क्या रहने वाला है। देखिए षड्ज के बारे में, षड्ज के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स के बारे में। देखिए आपकी जो बृहस्पति द्वारा क्या इनका नाम दिया गया है, उसके बाद आपको बताना है ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा, ओंकारनाथ
ठाकुर जी के द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो देखिए आज सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति के द्वारा ह ग क ख ग ग ख क या फिर क ख ग ख। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था बृहस्पति जी ने 3 नाम माने थे, क ख और ग। देखिए आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यही राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपको इन ऑप्शन में फेरबदल किया जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो आप यहाँ पर भी आपका षडज श्रुति का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका षडज का नाम दिया है। अब देखिए षडस्वर दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैंने यह क्वेश्चन आपके लिए इसलिए रखा है दोनों के दोनों एक ही सेम क्वेश्चन ऑप्शन अलग करके कि आप फंसे ना, क्योंकि मैं अभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क ख ग आपने बताया था। अगर आपको ऑप्शन चेंज करके इस प्रकार से मिलता है तो फिर आप बोलेंगे कि सर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपका षडज स्वर के लिए आपका जो श्रुति यंत्र रहने वाला है वो आपका यहाँ पर रखा गया है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आपका रखा गया है, देखिए क ख और ग, ये आपका 3 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि षडज स्वर इसकी कितनी श्रुति रहती हैं, तो इसकी 4 श्रुति रहती हैं। तो 4 श्रुति के लिए आपको 4 अंतराल रखने पड़ेंगे, तो एक अंतराल आप यहाँ पर ग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ग आगे ना बढ़ाएं तो आप पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिले तो इस प्रकार से भी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको यहाँ पर ऐसे कहीं पर भी मिलता है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं, और क ख और ग इसके साथ भी जा सकते हैं। अब देखिए कुछ विद्यार्थी जो न्यू जुड़े होंगे वो बोल रहे होंगे क ख ग क्या है। क ख ग आपका यह श्रुतियां का जो सारणा प्रक्रिया हुई थी उसके नाम है। जिस प्रकार से भरत जी ने प्रमाण श्रुति महती उपमहती नाम दिया था, उसी प्रकार से बृहस्पति जी ने क ख ग नाम दिया था, उसी प्रकार से ओंकारनाथ ठाकुर जी ने लीमा लघु कोमा नाम दिया था। तो यह जो सारणा प्रक्रिया हुई थी, 4 सारणा प्रक्रिया हुई थी, उनमें से 3 के नाम इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग नाम बताए हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना, ये उनके नाम हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करें आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ओंकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था बृहस्पति जी के द्वारा, अब हम बात कर रहे हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा। तो इसका कोमा लघु लीमा लघु, लीमा कोमा लघु लीमा, कोमा लघु लीमा कोमा, लघु लीमा कोमा लघु। तो आपको बताना है कमेंट करके कि पंचम स्वर के लिए ओंकारनाथ ठाकुर जी ने क्या नाम रखा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था इसके नाम क्या रखे गए हैं, लोमा कोमा लघु लीमा और आपका कोमा, इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है कोमा लघु लीमा और कोमा। तो देखिए आपका यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर कोमा लघु लीमा कोमा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, पंचम स्वर। अगर आपसे पंचम स्वर पूछा है, अगर आपसे षडज पूछा है, अगर आपसे मध्यम पूछा है, देखिए जिन जिन स्वरों की 4 श्रुतियां होती हैं उनके लिए यह रहने वाला है, उनके लिए क्या रहने वाला है, कोमा लघु लीमा कोमा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के सेशन में आपके इतना ही क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आप सभी के सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि आज के सेशन में आपका कितना स्कोर बना है, आउट ऑफ 30 कितना आपका नंबर आया हुआ है, और आपको क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, आपको कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। तो सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जैसे ही हम आपके लिए ऐसी सेशन लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। जो विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए मैंने आपका पूरा का पूरा जानकारी स्टार्टिंग में दे दिया था, फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, देखिए
ये हमारा कोर्स है बिहार स्टेट म्यूजिक के लिए, पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। हर एक लेक्चर का यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगी, जैसा कि आपको और कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलने वाला है। PYQ हम आपको जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा पूरे के पूरे PYQ आपको एक जगह एक साथ करवा देंगे। तो आपको हमारा शिक्षा प्लान का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा इस कोर्स में इनरोल करने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।